नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में हैट्रिक के बाद पहली बार पीएम मोदी पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। एलआईसी बीमा सखी योजना के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा ने एक हैं तो सुरक्षित हैं के मंत्र को स्वीकार किया है, वो देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण बना। पानीपत की इसी तरह से पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने बेटियों की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का फैसला किया है। अब बेटियों को सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया जा रहा है। ऐसे में पीएम के इस दौरे के क्या सियासी मायने हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से कितने मायने रखता है ये दौरा, ये सवाल है। तो हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत पहुंचे, वहां पर बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। सियासी मायने क्या हैं और कितना फायदा आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कितना ठोस कदम साबित होंगे, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने सोमवार को पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। एलआईसी की इस योजना से हरियाणा की 8,000 महिलाओं समेत देश की 1 लाख महिलाओं, बाद में कुल 2 लाख महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। पीएम ने पानीपत के सेक्टर 13-17 के उसी ग्राउंड से बीमा सखी योजना की शुरुआत की, जहां से 10 साल पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी। पानीपत पहुंचने पर सीएम ने पीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम ने इस योजना से होने वाले लाभ का जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर मैं मन से स्वागत करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य, शौर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी, आप पानीपत की इसी ऐतिहासिक भूमि से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी। सीएम के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा सखी को महिलाओं के लिए उपयोगी बताया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के बाद बीमा सखी योजना से महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगी। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए सखी नाम से कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनसे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा मिल रहा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है। साथियों, आज भारत साल 2047 तक विकसित होने के संकल्प के साथ चल रहा है। गौरतलब है कि पीएम के कार्यक्रम में 50,000 महिलाओं के अलावा हजारों लोग उन्हें देखने और सुनने आए थे। बिल्कुल, पानीपत क्या मतलब पूरा हरियाणा नारी शक्ति का ही केंद्र है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है या फिर ये बीमा सखी योजना है। और सबसे बड़ी बात जो बीमा सखी योजना की है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम की
पॉलिसी है जो कि प्रधानमंत्री जी ने आज इनॉग्रेट करी। और हम जहां भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हैं तो हमें और ज्यादा खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इस योजना का शुभारंभ किया। सखी योजना, LIC सखी योजना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी और स्वयं सहायता समूह, हमारी लखपति दीदी, अनेकों योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को इतना मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। हमारी जो है सरकार में भी अब 50% आरक्षण की बात जो हर तरह से हो रही है। पीएम ने कहा कि हरियाणा का ये पानीपत नारी शक्ति का केंद्र बन गया है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार हरियाणा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा वालों राम राम, आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने करीब 10 साल बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बाद आज बीमा सखी राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशु सखी, बीमा सखी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं लाकर सरकार ने करोड़ों परिवारों का जीवन बदला है और सरकार अपने इसी तरह के क्रांतिकारी फैसलों को आगे जारी रखेगी। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो पानीपत की धरा से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब बीमा सखी योजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। न सिर्फ देश में महिलाओं के भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में कितना बड़ा कदम इसे माना जाए, ये एक चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि महिलाओं की भागीदारी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना अहम, और बीमा सखी योजना के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें विस्तार से कि महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से रहेगी, कितना ज्यादा स्कोप जो है महिलाओं के लिए और आगे जिसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी, उस दिशा में एक कदम देखा जा रहा है। देखिए सौरभ, दरअसल ये जो बीमा सखी स्कीम है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज्यादा अनुकूल है क्योंकि गांव में 10वीं पास या इतनी तक पढ़ाई लिखाई जो पुरानी महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी की है लेकिन सब रोजगार का साधन नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, परिवार की परवरिश, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, तो ये ऐसे काम है जो बहुत खर्चे वाले होते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक रहे। प्रधानमंत्री ने स्पेशल तौर पे कहा कि ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रख के हमारी, चाहे वो पशु सखी की बात है, पशु सखी जैसे पशुपालन के लिए महिलाओं को सरकार लोन देती है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं जैसे, और दूसरा ड्रोन दीदी की स्कीम बनाई है और आज बीमा सखी, मतलब महिलाओं को ज्यादातर योजनाएं महिलाओं के नाम से, सखी के नाम से है। दरअसल इसका मकसद ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि 80% से ज्यादा आबादी रहती है, जो कमजोर, आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार हैं, उनकी किस तरीके सरकार मदद कर सके, उसी पर सरकार का ध्यान है जी। तो एक बात आपको ये बताता हूं सौरभ, हमने देखा है 2014 से पहले जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी केंद्र में, तब महिलाएं जो है वोट बहुत कम डालती थी। मेरी अपनी फीलिंग है और ये चर्चा में भी आता है, महिलाओं को राजनीति को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, या जो डालती थी महिलाएं वो पति के कहने पर, परिवार के कहने पर डालती थी। जैसे जैसे महिलाओं में साक्षरता, पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, समझदार हुई है, घर से बाहर निकली है, उनको अच्छे बुरे का फर्क लगा है, नौकरी करने लगी है, तो सिनेरियो चेंज हुआ है। तो 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने महिलाओं के नाम पे बहुत सारी योजनाएं लाई, महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता, चेतना लाई है। उसके बाद हमने देखा एक बड़ा कारण मैं ये भी मानता हूं, महिलाएं क्यों मोदी जी के भाषण से प्रभावित है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी गुजरात जाते थे, अहमदाबाद में अपनी माँ के पैर छूते थे, उसको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, व्हील चेयर पे बिठाकर अपने बगीचे में सैर करवाते थे, चलते चलते बात करते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, वो उस सारे जो मंजर था, वो सारी जो तस्वीरें थी, महिलाओं के दिल पर छाप छोड़ी उन्होंने। अपने परिवार को भी वो बताती थी, अपने बच्चों को, देखो बेटा हो तो ऐसा। तो मेरे को लगता है महिलाओं में बहुत ज्यादा जुड़ाव महिलाओं का मोदी जी के आचरण से, और उन्होंने जो ये योजनाएं लाई है, महिलाओं में राजनीतिक चेतना लाई है, सशक्तिकरण हुआ है। जैसे हरियाणा में महिला थाने खुले हैं, महिलाओं को एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान है उसमें पायलट बनाया जा रहा है, आर्मी में उनको मौके दिए जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई महिलाओं के अलग से कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारा सीन बदला है। मेरे को लगता है 2014 के बाद से अब महिलाओं के लिए देखिए 8 करोड़ सिलेंडर फ्री कनेक्शन दिए हैं, हर घर नल योजना जो है, साफ पीने का पानी मिले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बीमा सखी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तमाम तरह की सुविधाएं और इस तरह की योजनाएं
लागू करके महिलाओं पर फोकस किया है सरकार ने, उसी का नतीजा है कि मोदी जी से प्रभावित है और बीजेपी को अच्छा राजनीतिक फायदा मिला है। और 2 लाइनों में ये बताऊंगा कि बीमा सखी योजना के आज बताया गया है 10वीं पास जो महिलाएं हैं 18 साल से लेकर 65 साल तक की जो महिलाएं हैं, मतलब बड़ी उम्र की महिलाएं भी जिनके बच्चे हैं लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, 18 साल से लेकर 65 साल तक की कोई भी महिला ये काम कर सकती है। एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा उनका, एक छोटा सा टेस्ट, ताकि वो पढ़ लिख ले, क्योंकि बीमा सखी के लिए फॉर्म भरना होगा, समझाना होगा, कम से कम काम चलाऊ ज्ञान जरूरी होना चाहिए। तो एक 10वीं पास महिलाओं का कि एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो पास होंगी, जो चयन होगा जिनका, उनमें से पहले 1 लाख महिलाओं को चुना जाएगा। हरियाणा का हिस्सा उसमें 7 से 8 हजार, क्योंकि हरियाणा की धरती से शुरू है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं, हरियाणा की महिलाओं के लिए फायदे की बात है कि एक अच्छा खासा उनको हिस्सा मिलेगा, 7 से 8 हजार। तो कम पढ़ी लिखी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो रोजी रोटी से, जिनके परिवार की स्थिति कमजोर है, आमदन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए योजना बहुत अच्छी है। लेकिन टेस्ट देने के बाद और 10वीं पास होना जरूरी है। फिर उनके लिए उनका मोदी जी का ये कहना था कि 3 साल तक उनको प्रोबेशन ट्रेनिंग दी जाएगी, 7,000 दूसरे साल 6,000, फिर 5,000 कमीशन तो मिलेगा और ये लगातार उनके लिए आगे भी काम चलता रहेगा, एक स्थायी साधन हो जाएगा रोजगार का। तो ये है योजना। बिल्कुल। महेश, जो सियासी मायने इस दौरे के, प्रधानमंत्री पानीपत पहुंचे हैं, महिलाओं का न सिर्फ आह्वान उन्होंने किया, समय समय पर वो महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाओं को लाते रहे हैं। बीमा सखी हो, बैंक सखी हो, कृषि सखी हो, पशु सखी हो, ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, एक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ शब्दों का चयन आपने किया था जिसमें इस कार्यक्रम को लेकर ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मुझे ये समझना जरूरी हो रहा है कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके लिए कह रहे हैं, उनका अभिप्राय क्या है? एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, क्या जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये उसका रिफाइंड वर्जन है? क्या रिफाइंड तरीके से वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे? असुरक्षा का यह भाव किससे है और एकता किसके साथ, कौन सी एकता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें विस्तार दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा जो योजनाओं की जहां तक बात की जा रही है तो 5 से 7 हजार रुपए की मासिक वेतन की बात यहां पर की जा रही है, मासिक आय की बात यहां पर की जा रही है। 5 से 7 हजार मासिक आय में अगर जिंदगी बदल सकती है तो बिल्कुल फिर ये जिंदगी बदल रही है। 7,000 हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को यह अवसर मिलने वाला है। 7,000 के करीब हरियाणा प्रदेश के गांवों की संख्या, तो हर गांव से करीब एक महिला की जिंदगी बदलने वाली है। 5 से 7 हजार रुपए में जिंदगी बदल सकती है। उसके अलावा जो कमीशन वो अर्न करेंगी वो कमीशन उन्हें मिलेगा। ये जो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाएं, चाहे कह सकते हैं कि बीमा एजेंट की बात, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि जितने बीमे आप करेंगे उसका कमीशन आपको दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को थोड़ा नीचे कर जो आयु का जो स्लैब यानी अधिकतम आयु जो है उसे और ज्यादा बढ़ाकर यहां महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च कर दी गई है। बेसिकली ये महिला खुद अर्न करेंगी, LIC को अलग अलग योजनाओं के तहत पैसा इकट्ठा करके देंगी, उसमें से जो कमीशन आएगा उससे ही अपनी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योजना शुरू की गई है तो यकीनन फिर तारीफ तो की जानी चाहिए, इस बात से इनकार नहीं है। अगर कोई भी नया अवसर भी अगर दिया जा रहा है ऐसी महिलाओं को जो कि उम्र की एक सीमा को पार कर चुकी है, यानी कह सकते हैं कि वयोवृद्ध भी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अगर उन्हें इसमें सेलेक्ट किया जाता है और 7,000 भी वो अपनी आय में इजाफा कर सकती है तो यकीनन फिर इसकी तारीफ तो करनी ही होगी। लेकिन बहुत बड़े जिंदगी में कोई परिवर्तन इससे देखा जाए मुझे ऐसा लगता नहीं है। वीरेंद्र जी, जो ये योजना है, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी कहा कि योजना ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश की महिलाओं के लिए है, इस योजना में कितना फायदा महिलाओं को होगा आने वाले समय में और रोजगार के कितने अवसर खुलेंगे? हालांकि टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया है 8,000 हरियाणा, फिर 1 लाख महिला, उसके बाद 2 लाख महिलाओं को रोजगार देने के टारगेट जो स्लैब्स के मुताबिक रखा गया है। क्या वो पैरामीटर्स को पूरा करने में सरकार सफल हो पाएगी उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर महिलाओं को पठन पाठन में समस्याएं होती है, महिलाओं की जो योजनाएं हैं उनको समझने में समस्या होती है और महिलाएं मूलभूत चीज़ों को नहीं पहचान पाती हैं? कुछ क्षेत्र ऐसे भी है, रिमोट एरियाज जिन्हें कहते हैं।
देखिए, ये कोई विशेष कोई वर्गीकृत नहीं किया गया है शहरी या ग्रामीण का, और 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक की पात्रता रखी गई है जी। और हर माह जो है एक महिला को 2 जो बीमा है वो करने होंगे। पहले वर्ष में 7,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे वर्ष 6,000, फिर 5,000, तो इस तरह बाद में उनको परीक्षा भी देनी होगी। लेकिन एक बात बड़ी बात, देखिए सरकार का उद्देश्य पवित्र है, लेकिन इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। क्या महिलाओं को बीमा कराने के लिए ग्राहक आसानी से सुलभ हो जाएंगे? देखिए, पहले भी ये योजना तो पहले से भी थी, महिलाएं पहले भी LIC के एजेंट बनती रही हैं, लेकिन इस बार ये आकर्षण जोड़ा गया है, 7,000 रुपए प्रति माह का आकर्षण जोड़ा गया है। कमीशन तो अलग से है ही है, ये आकर्षण जो है महिलाओं को प्रेरित करेगा। और उसके अंदर अब ये देखने वाली बात है कि जब ऑनलाइन जो प्रीमियम है, ऑनलाइन जो पॉलिसीज बिकती हैं, और उस स्थिति में क्या महिलाओं को इतनी सक्षम हो पाएंगी, क्या वो ग्राहकों को प्रभावित कर पाएंगी? और ये सब स्थिति तो अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी है, इसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी आने वाली हैं। तो कुल मिला के देखा जाए सरकार का उद्देश्य पवित्र है, लेकिन अब देखिए विपक्ष को तो अवसर मिल गया। विपक्ष कहता है सरकार ने वायदा तो 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने का किया था चुनाव के दौरान में, और हर महिला को 2100 रुपए देने की घोषणा की थी, उस पर तो अमल किया नहीं। और एक नया विषय आपने जोड़ दिया, बीमा सखी का एक नया विषय लेकर आ गए, जो चुनावी वायदे किए गए थे उस दिशा में तो कोई ठोस कदम उठाया नहीं। तो देखिए, कहने वाले तो अक्सर कहते रहते हैं विपक्ष का काम है, विपक्ष इस बात को लेकर सरकार की आलोचना करेगा, लेकिन सरकार ने अपने उद्देश्य की पवित्रता को स्पष्ट करते हुए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाया है। हाँ, ये बात अभी जरूर है, इस पर प्रश्न चिन्ह है, ये कितना कारगर होगा, कितना प्रभावी होगा, महिलाएं इस व्यवसाय के प्रति कितना आकर्षित होंगी और उनका कितना इस बात से अपने जीवन में स्तर में सुधार होगा, ये समय बताएगा। देवेंद्र, जिसका जिक्र महेश कर रहे थे, महेश ने कहा एक है तो सेफ है, रिफाइंड वर्जन है, क्या बटेंगे तो कटेंगे। इसका फायदा हमने देखा था, जो बाईपोल सिलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा मिला। अब एक है तो सेफ है क्या जो नारा लगातार दिया जा रहा है, जिसका जिक्र महेश भी करे, हरियाणा की धरा पर खुद पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया, कहा कि एक है तो सेफ है के मंत्र को हरियाणा ने स्वीकार किया, और देश के बाकी हिस्सों के लिए भी एक उदाहरण बना है। तो ये पॉलिटिकल इसका कितना फायदा होगा, और जिस सेफ्टी की वो बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर एनालिटिकली देखा जाए तो वो सेफ्टी और अनसेफनेस किससे है, जिसका जिक्र महेश ने भी किया। देखिए सौरभ, प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है, ये इससे पहले उन्होंने ये कहा कि शुरुआत में भाषण में कि मेरा हरियाणा से कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे भाषण आगे बढ़ा, उन्होंने ये बात भी कही एक है तो सेफ है। उनके कहने का मतलब ये था कि आप सेफ रहना चाहते तो बीजेपी से जुड़कर रहना होगा। बीजेपी ही आपको सेफ रख सकती है, आपको आपका सशक्तिकरण कर सकती है, आपको सम्मानित कर सकती है, आपको स्वावलंबी बना सकती है। जिस तरीके की सरकार की क्रांतिकारी योजनाएं हैं, मतलब महिलाओं ने अगर तरक्की करनी है और सम्मानजनक जीवन जीना है, सुरक्षित रहना है, तो बीजेपी राइट चॉइस है। उनका कहने का मतलब ये था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है, दरअसल तीसरी बार सरकार बनी है, उन्होंने शुरुआत जो भाषण की थी, हरियाणा वालों राम राम, वही स्टाइल जो एक आजकल एक परंपरा बन गई है। जिस तरीके से मोदी जी जिस जगह हिमाचल जाएंगे तो हिमाचल की भाषा में थोड़ी सी बातचीत करें, जब उन्होंने कहा हरियाणा वालों राम राम, मतलब देसी भाषा का जैसे अपना जुड़ाव दिखाने की कोशिश की कि मैं तो आपके बीच का ही हूं। और धन्यवाद भी कहा उन्होंने कि आपने हर परिवार का मैं वंदन करता हूं। हर परिवार का मतलब परिवार के वोट, एक परिवार या ज्यादा परिवार के ज्यादातर वोट बीजेपी को गए। जिस तरीके से बीजेपी ने बाजी को पलटा है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं थी कि बीजेपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस की जैसे हवा थी, जैसे कांग्रेस दावे नेता कहते थे 60 से 70 सीटें आ रही हैं, हम सरकार बना रहे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, सारी बाजी को अगर पलटा है तो बीजेपी की अंदरूनी रणनीति ने। ठीक है, कांग्रेस ये सोचती रहेगी कि बस बीजेपी को खारिज कर दिया है, अब सत्ता आपके हाथ में आ रही है, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर तैयारियां करती रही। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग गुजरात से आए, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा के घरों में गए, लोगों को विश्वास दिलाया कि सेफ रहना चाहते हो, हिंदू धर्म का झंडा बुलंद रहे, इसके लिए मोदी जी को वोट देना जरूरी है। इस तरीके की बातें हुई जो सीधी सीधी भावनाओं से जुड़ी थी। और उनको यह भी कहा, जिन लोगों को समझाया, जिनकी मीटिंग ने, उनको यह भी कहना कि आपने आगे ये बात दूसरों को बतानी है, तो एक चेन बन गई। तो तीसरी बार जो सरकार बनी है, प्रधानमंत्री ने एक तरह से वंदन किया है, शुक्रिया किया है, और एक है तो सेफ है। भविष्य के लिए भी ये कहा गया है कि आप बीजेपी से जुड़े रहे, इसी तरीके आप खुशहाल रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। तो बीजेपी से इनडायरेक्टली
ठीक है, बीजेपी जोड़ने की से कहीं ना भी कहीं लोग जुड़े प्रधानमंत्री ने रहे कोशिश और जरूर महिलाओं की के है, ठीक है। वोट बीजेपी का वोट बैंक बने, इस तरीके के इशारे थे, इशारे नहीं थे, समझाने की बात थी। महेश, जो जिक्र वीरेंद्र सोनी जी ने किया कि महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजना तो लाई गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीमा कराने के लिए उनको क्या पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्या कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, उसके बारे में क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि महिलाएं बीमा कराएंगी, एलआईसी के एजेंट के रूप में अगर काम करती हैं तो क्या कुछ पेचीदगियां भी आ सकती हैं? देखिए, यकीनन पेचीदगियां तो आने वाली है। जिस तरीके से ऑनलाइन पॉलिसीज बेची जा रही हो, जिस तरीके से एजेंट्स, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीमा सखी बेचेंगे। एलआईसी के एजेंट्स पहले से हजारों की तादाद में पहले से बनाए गए हैं। तमाम वो एजेंट भी अपने अपने प्रयास करेंगे। कोई भी अगर एलआईसी का बीमा करवाना चाहता है तो एलआईसी के एजेंट्स पहले से, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और मुझे लगता है कि उनके पास अनुभव भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि सालों से वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो यकीनन फिर इनसे ज्यादा कंपटीशन की जहां तक बात आएगी, कोई ऐसी पॉलिसी रिजर्व इनके लिए नहीं रखी गई कि बीमा सखी ही वो पॉलिसी कर सकती है और कोई दूसरा एजेंट उनके लिए पॉलिसी नहीं कर सकता। किसी भी दूसरे इंश्योरेंस को लेकर या तो इन्हें कोई ऐसी पॉलिसी रिजर्व कर दी जाए, जिस तरीके से बेटियों के लिए जो है योजनाएं अलग से लागू की गई हैं, उसी तरीके से यहां एक अलग योजना इन्हें दे दी जाए जो रिजर्व बीमा सखी ही उसका बीमा कर सकती है। तो शायद कोई संभावना बने, वरना कंपटीशन इन्हें फेस करना ही पड़ेगा। और ये 2 बीमा जो मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है, 2 बीमे महीने में करने ही होंगे। ये इनके लिए कितने सक्षम होंगे, कितना वो कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन यकीनन कंपटीशन इन्हें फेस करना होगा। और एक तरीके से ये अपनी मेहनत से अपना जो अर्निंग है वो खुद करेंगे। एलआईसी को इससे फायदा होगा, और यकीनन एलआईसी के पास अगर ज्यादा पैसा जाएगा तो भारत सरकार को इससे फायदा होगा। तो यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि यहां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इंपावरमेंट करने की कोशिश की जा रही है, फाइनेंशियल उन्हें गेन्स देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरीके से लेबोरियस वर्क ही उन्हें मिल पा रहा है। चाहे ड्रोन उड़ाने की बात हो, चाहे यहाँ पर पशुपालन, पशु सखी का जो जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ये उनकी मेहनत है जिसका मेहनताना उन्हें मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी ऐसी उनकी जिंदगी में परिवर्तन की बात हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उनकी मेहनत होगी, 5,000 दे, 6 दे या 7,000 दे, अगर न्यूनतम 2 बीमे वो करेंगे तो करीब करीब एक बीमे में आप 2-2,5-3 हजार रुपए का कमीशन आप लगा लीजिए, तो अंदाजा जो है उन्हें उतना जरूर मिल सकता था जितना अगर वो किसी भी दूसरी प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस करते। लेकिन क्या 70 साल की महिला को 10वीं पास को कोई एजेंट बनाता? यहां एलआईसी ये काम कर रही है, तो काबिले तारीफ तो जरूर है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, किसानों का फैक्टर भी उन्होंने टच किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जो फसलें हैं वो उचित मूल्य पर खरीदी जाएंगी। डबल इंजन सरकार का भी जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, विकास के पथ पर न सिर्फ प्रदेश बढ़ रहा है बल्कि देश को भी आगे लेकर जाने का संकल्पित होते हुए नजर आए। अब सवाल है कि किसानों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उनकी फसलें उचित मूल्य पर खरीदने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या किसानों के लिए ये काफी होगा? संक्षेप में चाहूंगा सर, क्योंकि समय कम है। देखिए, प्रधानमंत्री हरियाणा आए और हरियाणा के जवान और किसान की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन देखिए, किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार ने उसको अमली जमा पहनाने का क्या प्रयास किया? एमएसपी कानूनी गारंटी की तो बात करते नहीं है, जो किसानों की मांग है उस पर तो विषय पर आते नहीं है। तो इसलिए किसानों के अंदर निराशा का आना स्वाभाविक है। और जो किसान आंदोलन पंजाब के कर रहे हैं किसान, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई शांतिपूर्वक अभी हल दिखाई दे रहा है, तो वो गतिरोध तो बने रहने वाला है। और ये बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने आज के भाषण के अंदर जो है हर विषय को छुआ है, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो ये बीमा सखी के बाद में, इसके बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपने और कितनी आकर्षित कर पाएगी, ये समय बताएगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा कई मायनों में अहम रहा है। बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई है। अब सवाल यह है कि इस योजना का कितना लाभ मिलेगा। विपक्ष को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें उन्होंने कहीं भटकाने का आरोप लगाया, साथ ही किसानों के हित को लेकर भी वो प्रतिबद्ध नजर आया। ऐसे में क्या इस योजना का लाभ मिलेगा, कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा, इस योजना का महिलाओं से जुड़ाव जो है पार्टी का कितना कनेक्ट होगा, एक है तो सेफ है का नारा क्या आने वाले समय में भी कारगर होता नजर आएगा? फिलहाल अब तक तो आया है। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशे जाएंगे, धीरे धीरे समय आएगा, तस्वीर साफ होती जाएगी कि क्या जो योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं प्रधानमंत्री, वो कितने सिरे चढ़ती है।